हेलो बच्चों। तो आज हम लोग वेक्टर लेक्चर की सीरीज़ में इस वाली वीडियो के अंदर वेक्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग पिछले दो लेक्चर को देख कर आएँ, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3। उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन बात करी है, फॉर्मूले बात करे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर फिर से आपको रिकॉल कराऊँ, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप एक बार वो वीडियो देख कर आ जाओ, है ना। इस वीडियो के अंदर भी हम बहुत डिटेल में सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बहुत पेशेंसली इसको ध्यान से समझते हुए चलिए। देखो, हमारे सामने पहला सवाल लिखा हुआ है कि हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें लेस देन और इक्वल टू प्रूफ करना है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको देख के घबराना नहीं, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म ही है। तो पहले वाले पार्ट को जरा देखें। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप अगर अभी तक वीडियो सीरीज फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आपको इस नोटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमें साबित करना है, तो आप पहले इस चीज़ को देखो। ये क्या लिखा हुआ है? ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इसका तो अपने पास फॉर्मूला पहले से तैयार है, विच इज़ अंडर रूट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। ध्यान रखना बेटा, ये मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड, है ना। अब मुझे साबित करना है कि ये वाली वैल्यू इससे छोटी है। तो अगर किसी ने ध्यान से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा है, मैं फिर से बताता हूँ। ये जो वैल्यू होती है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखना जरा, उसमें मिलेगा आपको। दो वेक्टर को जोड़ने पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे मिलती है। और ये कब होता है? जब इनके बीच का एंगल कितना हो जाए? 0 डिग्री। तो आपको यहाँ पर थीटा कितना पुट करना है? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल। तो ये वाली वैल्यू मेरी ये निकल कर आएगी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैं इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इसका आंसर ये आएगा। इसका मतलब इसका आंसर इससे बड़ा आ ही नहीं सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किसके? इससे बड़ा नहीं होगा बेटा। ये इक्वलिटी को समझो, है ना। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली वैल्यू इक्वल भी हो सकती है और ये वाली वैल्यू इससे छोटी भी हो सकती है। तो आप फाइनली लिखोगे क्या? आप लिखोगे सर दोनों हो सकती है। तो सिंपल 2 लाइन का प्रूफ था, हमको बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं ज़रा, है ना। अब देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। इसके नीचे लिखा गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो एक बार फिर से मैं बेटा इसका जरा फॉर्मूला लिखता हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, मैंने दोनों के मैग्नीट्यूड को माइनस करा है। तो किसी भी दो नंबर को माइनस करते हैं तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है, यानी ये है रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू कब होती है? जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होता है ना। वैसे तो ये आपको पिछले वीडियो में मैंने बता रखा, लेकिन मैं शुरू से इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बंदा अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी याद रखना है कि थीटा बराबर 180 पर रिजल्टेंट की वैल्यू हमेशा मिनिमम आती है। अब ये थीटा आप यहाँ पुट करोगे तो कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये रूट। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी ये वाली वैल्यू। अब इक्वलिटी साइन को समझते हैं। बेटा ध्यान रखना, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू मिनिमम आएगी, यानी इससे छोटी वैल्यू आ ही नहीं सकती है। जैसे मान लो मैंने बोला 5 और 3, तो 5 और 3 को प्लस करूंगा तो 8 आएगा, 5 और 3 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा। ये हो गई रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गई रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू। अब आप मेरे को बताओ
5 और 3 को प्लस करने पर 8 आएगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 8 से बड़ी आ ही नहीं सकती है। 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 आएगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 2 से कम आ ही नहीं सकती है, 1 आ ही नहीं सकती है। तो इक्वालिटी का साइन कैसे लगेगा? ये चीज़ इसके बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये वाली चीज़ कभी भी इससे छोटी नहीं हो सकती है। तो मुझे लगाना पड़ेगा साइन कौन सा? ऐसा, है ना। यानी ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा इससे या तो बड़ी रहेगी या फिर इसके बराबर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अदरवाइज ये एग्जांपल को फॉलो करो। इन दोनों को जोड़ने पर कभी भी जो वैल्यू आएगी वो इनके डिफरेंस से बड़ी आएगी हमेशा। ये होती है मिनिमम वैल्यू। कब मिलती है? 180 डिग्री पर। तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का खेल था। मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0 डिग्री, मिनिमम के लिए 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक, अगला सवाल देखो जरा। मैंने बोला ABCD इज ए पैरेललोग्राम। मैंने ये कहा आपसे कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ध्यान देखना, आपको प्रूफ करना है AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर प्लस BD वेक्टर ये बराबर होना चाहिए हमारे 2 टाइम्स BC वेक्टर की, है ना। इसका B पार्ट भी है। पहले ये पार्ट को समझते हैं। सवाल को करने से पहले आप पहले ये पढ़ो कि ABCD क्या है। एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो पता है 4 साइड्स होती हैं। बनाना कैसे है बेटा? सारा खेल इसी का ही है। ध्यान से देखना। आपने सबसे पहले एक वेक्टर बनाया ये, ठीक है। यहाँ पर आपने A लिख दिया, यहाँ पर आपने B लिख दिया, तो ये तैयार हो गया आपका AB वेक्टर, है ना। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ये आपने तैयार कर दिया AB वेक्टर। यहाँ पर A लिख दिया, यहाँ B लिख दिया। अब क्या करना है बेटा? हेड टेल जोड़ना है। जब भी आप कोई पॉलीगन बनाओगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट है, ध्यान सुनना। जब भी आप कोई पॉलीगन बनाओगे तो हमेशा हेड टेल जोड़ोगे। कैसे जोड़ोगे? हेड टेल। तो अब मुझे बताओ BC वाली लाइन कैसे बनेगी? तो BC वाली लाइन बनेगी ऐसे। यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C आ गया, सही है। अब CD वाली लाइन कैसे बनेगी? C यहाँ पर आ गया, D यहाँ पर आ गया। अब बेटा ये तो पैरेललोग्राम 1 2 3 साइड है, 4 साइड से बनता है, तो चौथी साइड्स ऐसे बनानी पड़ेगी आपको। देखो ध्यान से, आपने हर जगह हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल जोड़ रखा है। आप ऐसा समझो कि I अगर इनिशियल है तो घूम के वापस आप कहाँ आ गए? A पर आ गए, है ना। तो कोई भी क्लोज पॉलीगन आपको बनाना होगा तो इस तरीके से हेड टेल जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, सवाल के अंदर बोला है AC वेक्टर। ढूंढो भाई। AB वेक्टर तो ये रहा, BC वेक्टर तो ये रहा, CD वेक्टर ये रहा, DA वेक्टर ये रहा। मुझे चाहिए AC वेक्टर। मतलब इसको देखो, पढ़ने का तरीका भी समझा रहा हूँ। जो पहले लिखा होता है वो इनिशियल होता है, जो बाद में लिखा होता है वो फाइनल होता है। मतलब A पर टेल रखनी है और C पर हेड रखना है। तो देखो जरा, A पर टेल रखना है, C पर हेड रखना है, और ये बन गया मेरा AC वेक्टर। देखो ध्यान से भाई, AC वेक्टर समझ में आया? मैं इसको एक बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। ऐसे लिखने पर जो पहला वाला होता है वो इनिशियल पॉइंट होता है, जो दूसरा वाला होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल से फाइनल मैंने जोड़ दिया। अब किसी बच्चे ने अगर ट्रायंगल लॉ ठीक से पढ़ा है ना, तो उसको साफ साफ दिख रहा है A से B तक गया, B से C तक गया, और C से A तक वापस नहीं आया। ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। A से लेकर C तक जो मैंने ये जोड़ा है, ये तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कहाँ से कहाँ तक का? A से C तक का। तो ये तो सीधा सीधा हो गया कि AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये हमने लिखा है कहाँ से? ट्रायंगल लॉ से। अरे भाई याद करो, A वेक्टर B वेक्टर और ये आता है उसका रिजल्टेंट। सर मैंने AC वेक्टर लिख लिया, अब BD की बात कर रहा है। चलो भाई, अब कोशिश करो BD को कैसे सोचना होता है। पहले जो लेटर लिखा होता है वो इनिशियल, दूसरा लिखा होता है फाइनल। तो मैं काम करता हूँ, BD ये रहा, BD। तो ये मैंने बना दिया ऐसे। ये वाला एरो कौन सा वेक्टर हो गया? BD वेक्टर।
डायग्राम में खिचड़ी ना बने, मैं इसको जरा बाहर निकालता हूँ। ए बी वेक्टर और ये था मेरा बी डी वेक्टर और ये था मेरा डी ए वेक्टर। अब आप बताओ इसमें ए बी वेक्टर ये रहा, बी डी वेक्टर ये रहा और डी ए वेक्टर ये रहा। अब मैं कैसे इसके अंदर ट्राइंगल और लगाऊं? तो अगर मैं ए से चलता हूं ऐसे, ए से बी और बी से डी, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होना चाहिए था। भाई डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल तक जाता है, लेकिन एरो तो ऐसा दे रखा है, मतलब यहाँ पर ट्राइंगल लॉ अभी सही से नहीं लगा सकते, है ना। ऐसा ही सेम चीज़ आप नोटिस करो बी से डी तक एक और तरीका है। मैं चाहूँ तो इसके लिए भी लिख सकता हूँ। देखो देखो सीख लो, ये भी सीख लो कैसे लिखोगे। ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इक्वल टू, सर अगर ये वाला एरो ऐसे होता तो मैं ए डी वेक्टर लिख देता, ट्रायंगल लो, लेकिन मेरा एरो ऐसा नहीं है, ऐसे है। तो किसी भी वेक्टर को जब हम घुमा देते हैं तो हम उसका साइन कैसे लिखते हैं बेटा माइनस और डी वेक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे भाई अगर ये ऐसे रहता ना तो मैं तो डायरेक्ट लिख देता पॉजिटिव, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सॉरी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, ए डी वेक्टर। भाई सबको समझ में आया मैंने माइनस क्यों लगाया यहाँ पर? अगर ऐसे एरो रहता तो मैं माइनस नहीं लगाता, एरो को मैंने पलट रखा है। तो मैं काम करता हूँ ये वाली चीज़ अब बी से लेकर डी तक लिखने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे साथ चलो, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए। अच्छा सर इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा, तो सर जी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मेरा ये रहा। देखो जी इसको मिटा देता हूँ, है ना। बस आपको ट्रायंगल लॉ सोचना है, डिस्प्लेसमेंट सोचना है। बी से सी गए, सी से डी गए, ये रहा इनिशियल, ये रहा फाइनल और ये रहा मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर किस नाम से है? बी डी नाम से है। तो कैसे लिखोगे इसके अंदर? सर बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर और ये बराबर हो जाएगा किसके? बी डी वेक्टर के। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। क्या बोला है सवाल के अंदर? ए सी वेक्टर में बी डी वेक्टर को ऐड कर दो। तो एक काम करो, ए सी में बी डी को ऐड कर दो। तो कैसे ऐड करोगे? ऐड 1 and 2। तो ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर, मैंने एल एच एस जोड़ दिया। अब आर एच एस को जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब इसमें जोड़ना है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब मुझे बताओ बी सी और बी सी कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। अब ध्यान से देखो ए बी और सी डी। चलो भाई देखो इधर बेटा, ये तो हम जानते हैं ना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, मतलब ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन सर इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ए बी वेक्टर ऐसे है, सी डी वेक्टर ऐसे है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ सर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सी डी के बराबर होगा, लेकिन ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो सी डी के अपोजिट होगा। बेटा फिजिक्स में जब भी मुझे किसी की डायरेक्शन अपोजिट दिखानी होती है तो मैं माइनस का साइन लगाता हूँ। तब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब बेटा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस, बेटा सी डी वेक्टर को ध्यान से देखना, माइनस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। ये जो सी डी वेक्टर है ये माइनस यहाँ फेंक दो, तो इसने इसको मार दिया, तो आंसर क्या मिला? 2 टाइम्स बी सी वेक्टर। देखो जरा, क्या हमें यही प्रूफ करना था? हाँ सर आ गया हमारे पास, है ना। सिंपल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा दी, ट्रायंगल लॉ लिखने आना चाहिए, इनिशियल से फाइनल और उस लाइन को सीधा जोड़ दो, है ना। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई परेशानी आनी भी होगी। ठीक है, चलो इसका बी पार्ट निपटाते हैं। चलो जी, अब इसका बी पार्ट देखो जरा। बी पार्ट हमें क्या कह रहा है कि ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर माइनस बी डी वेक्टर, ये हमें किसके बराबर प्रूफ करना है? 2 टाइम्स ए बी वेक्टर के। ठीक है, तो मैं फटाफट से अपना ट्रायंगल तैयार, सॉरी पैरेललोग्राम तैयार कर देता हूँ। ए बी
BC CD D। चलो भाई, सबसे पहले AC चाहिए बेटा। अब तो देखो, अब तो सबको डायरेक्ट चमक रहा होगा। सर AC जो है वो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, AC बराबर AB प्लस BC, सिंपल ट्रायंगल लॉ। चलो अब मुझे BD लिखना है। क्या लिखना है? BD। सर BD तो अभी तो आपने सिखाया, BD कैसे लिखते हैं? BC प्लस CD। ये भी कहाँ से लिखा बेटा हमने? ट्रायंगल लॉ से लिखा। अब सवाल कह रहा है कि दोनों को माइनस करना है। कर देते हैं माइनस। तो माइनस कैसे करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर। चलो इसमें से इसको माइनस करना है तो पहले इसको लिख देते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब माइनस करना है तो बेटा माइनस कैसे करोगे? माइनस BC वेक्टर, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस CD वेक्टर में। अरे समझ में आ रहा है? जब माइनस करते हैं तो साइन बदल जाता है। अच्छा अब इसमें नोटिस करो, BC वेक्टर माइनस BC वेक्टर, तो ये तो हो गया कैंसल आउट। अब मेरे पास आया AB वेक्टर प्लस माइनस CD वेक्टर। देखो ये मैंने क्या करा, मैं अभी भी बेटा माइनस ही कर रहा हूँ, लेकिन प्लस लिखकर ये माइनस मैंने ऐसे लिख दिया। अभी ध्यान करो, ये जो CD वेक्टर है वो तो AB के बराबर है, और अगर इसकी डायरेक्शन को मैं पलट दूँ तो AB तो मिलेगा भाई। अच्छा ऐसे समझो ना भाई, AB वेक्टर जो था वो माइनस CD के बराबर था, तो माइनस CD किसके बराबर हो जाएगा? AB के। तो AB वेक्टर प्लस AB वेक्टर, कितना आंसर आ गया बेटा हमारा? 2 टाइम्स AB वेक्टर, है ना। तो पहले पार्ट के अंदर हमने बिल्कुल डिटेल में समझा कैसे ट्रायंगल लॉ लिखना था। भाई बार बार मैं करता जाऊंगा, आपको ट्रायंगल लॉ लिखने आना चाहिए। अगर आपको ट्रायंगल लॉ लिख दिया, बाकी तो सिंपल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। इसको नोट डाउन करो, फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चलो अब देखो अगला सवाल क्या है हमारा। ये मेरे पास एक वेक्टर है, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन है, एक दूसरा फोर्स है हमारे पास जिसकी वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन है, और ये है इनके बीच का 120 डिग्री। हमसे पूछा गया है नेट फोर्स। बेटा ये जो एफ नेट है इसी को हम लोग रिजल्टेंट भी बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना। रिजल्टेंट फोर्स यही तो निकालते हैं वेक्टर के अंदर। दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आता है उसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं, और अगर फोर्स की भाषा में बात करें तो नेट फोर्स। तो सर ये तो सिंपल एप्लीकेशन का सवाल है भाई। अगर मुझे एफ नेट लिखना हो, जैसे मान लो मुझे आर लिखना था, याद करो रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को बेटा मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एफ नेट। एक ही तो बात हुआ। क्या फॉर्मूला बनेगा? सर पहले वाले का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दूसरे वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी ओ हो। अब मुझे एंगल लिखना है। बेटा एक बात याद रखना, जब भी दो वेक्टर को हेड और टेल से जोड़ते हैं, जब भी दो वेक्टर को हेड और टेल से जोड़ते हैं तो एंगल उनके अंदर नहीं बनता है, एंगल उनके बाहर बनता है। अब इसके लिए पहला लेक्चर या फिर ट्रायंगल लॉ को देखो जरा, है ना। मैंने फिर भी हिंट बता दिया है। ये तरीका आप हर सवाल के अंदर लगा सकते हो कि अगर दो वेक्टर को हेड टेल से जोड़ा है तो एंगल उनके बाहर बनेगा। तो बेटा लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री 120 यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, है ना। अब वही बात है, जिसने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े उसके लिए तो सवाल चुटकियों का खेल है। ध्यान से देखो तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, तो बेटा हमने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला याद करा था 2 टाइम्स ए इंटू कॉस, और उनके बीच के बनने वाले एंगल का आधा। दोनों से सेम आंसर आएगा। तो 2 दोनों फोर्स कितनी है 5-5 की इंटू कॉस, बेटा उनके बीच का एंगल कितना है 60 और अपॉन 2। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और देखो जरा दोनों आंसर सेम आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, है ना। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हर जगह लगेगा। ये था अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी को ये याद था वो डायरेक्ट इसके बजाय ये लिखकर 2 लाइन में आंसर को लपेट देता।
तो यही फ़ायदा है पिछले जो हमने वीडियोस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए ना, उनका सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर डायरेक्शन पूछना चाहता हूँ, है ना। मैं इसमें एक पार्ट और ऐड कर देता हूँ, डायरेक्शन। अब प्यारे बच्चों, डायरेक्शन का मतलब मैं पहले बता चुका, मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ। डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल निकालना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि नॉर्थ बताना है, साउथ बताना है, ईस्ट बताना है। यहाँ पर डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल। तो मैंने बोला कि एफ नेट मेक्स अल्फा एंगल विद F1। तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा, tan अल्फा। अब मुझे बताओ ये अल्फा किसके साथ बन रहा है, F1 के साथ। तो F1 और इसके साथ आ जाएगा F2 cos थीटा और इसके साथ आ जाएगा F2 sin थीटा। सही है। अब वैल्यू वगैरह पुट कर दो, 5 sin 60 अपॉन 5 प्लस 5 cos 60। इसको सॉल्व करोगे तो tan अल्फा आ जाएगा। लेकिन फिर से सुनो, अगर किसी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर रखा है तो वो केस समझ गया। जब भी बेटा दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो ये जो अल्फा होता है वो हमेशा उनके बीच के एंगल का आधा होता है। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का फ़ायदा है। इसीलिए तो बेटा मैं हर सवाल को बेसिक से भी कर रहा हूँ और फिर नीचे उसका शॉर्टकट भी लिख के दिखा रहा हूँ। शॉर्टकट का मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर किसी को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है वो धड़ाक से सीधा सीधा ये बोलेगा, सर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो अल्फा बराबर थीटा बाई 2। लेकिन अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड अलग कर देता तो ये फेल हो जाएगा, ये हर जगह लगेगा। इसलिए मैंने ये भी लिख के दिखाया है और ये भी बताया ताकि सवाल को आप क्लिक कर सको। आपको केस दिख गया, डायरेक्ट ये लगाओ, सिंपल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब आप लोग क्या करो, घर पर इसको सॉल्व करो और देखो 30 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएगी, आप यहाँ से फिर अल्फा निकालोगे। क्या निकालोगे, अल्फा निकालोगे, अपना अल्फा निकल कर आ जाएगा, सिंपल। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एट what angle do vectors p plus q and p minus q should incline so that resultant is root 3 times सॉरी बेटा, अंडर रूट में 3p² प्लस q², है ना। सवाल को ध्यान से पढ़ो। हमारे पास दो वेक्टर हैं बेटा, p और q नहीं है, p प्लस q है और एक है p माइनस q। इन दोनों को किस एंगल पे रखूं कि रिजल्टेंट इतना आ जाए। अब आप ध्यान से सोचो, मैंने इसमें एरो नहीं लगाया है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैं एक काम करता हूँ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला देता हूँ डायरेक्ट। बेटा रिजल्टेंट का फॉर्मूला बताओ, क्योंकि बेटा बात रिजल्टेंट की हो रही है। अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब बस बारी बारी करके वैल्यू पटक दो। अच्छा आप नोटिस करो, रिजल्टेंट की वैल्यू रूट में है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं काम पहले ही कर दूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करना जरा, तो इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा, 3p² q²। अब बेटा a क्या है, a मैंने इसको मान लिया है, तो p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस, अब मैंने b इसको मान लिया है, p माइनस q का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस q, p माइनस q cos थीटा, है ना। अब देखो भाई, मैं आप लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूँ, है ना, आप लोगों का स्टैंडर्ड कम नहीं है। मैं इसको बच्चों की तरह सॉल्व नहीं करूँगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। मुझे डायरेक्ट दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स a² प्लस b²। ये काम आपको घर पे करना है, अदरवाइज आज के बाद इसको डायरेक्ट याद रखना है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसके साथ है कॉस थीटा। इधर आ जाएगा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब एक काम करो, इस कचरे को यहाँ लेके जाओ, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई करके लेके जाना, तो 3p स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, फिर प्लस क्यू स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2q स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा। भाई 3p में से 2p माइनस करोगे तो क्या बनेगा 1, और q में से 2q माइनस करोगे तो माइनस pq स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप बताओ, इसने इसको मार दिया, अब ये 2 वहाँ जाएगा तो 1/2 बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अगर मान लो इसी सवाल के अंदर किसी तरीके से मान लो सॉल्व करते हुए -1/2 आता, तब क्या करते बेटा? तब मैंने बता रखा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कभी भी cos थीटा के सामने नेगेटिव आ जाएगा मतलब एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा, तो एक बार इसको पॉजिटिव रखना है और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, लेकिन आंसर 90 से बड़ा है तो जो एंगल होगा वो 180 में से माइनस करने पर आएगा, है ना। तो मैंने लगे तो आपको इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट और बता दिया। अगर यहाँ पर किसी तरीके से माइनस आ जाता तो ऐसे सॉल्व कर दो, तो आंसर कितना आता 150। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। सिंपल आइडेंटिटी का सवाल है, कोई खास इसमें वेक्टर का यूज़ है भी नहीं, फॉर्मूला ही लिखने का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर इज r वेक्टर। ठीक है सर, सही बात है। फिर मैंने बोला ऑन रिवर्सिंग q वेक्टर द रिजल्टेंट इज s वेक्टर। तो साबित करके दिखाओ कि जो r स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड का और जो s स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड का वो बराबर आएगा 2 टाइम्स p स्क्वायर और q स्क्वायर। सिंपल है ना, p स्क्वायर प्लस सिंपल सवाल है, देखो ज़्यादा कुछ खास है भी नहीं, जो बोला है बस वही करना है। पहली लाइन पढ़ो, P और Q का रिजल्टेंट R है, इसको मैंने सर्कल कर दिया और मैं जानता हूँ इस बात को लिखते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर बराबर R वेक्टर। सर मुझे तो मैग्नीट्यूड बताओ, टाइम पास मत करो। मैग्नीट्यूड कितना होगा √ P का स्क्वायर Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। बेटा अगर मैं ये बार ना भी लगाऊँ ना तब भी चलेगा, है ना, मैं वैसे से लगा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ के अंदर है। अब मैं ना लगाऊँ तो कोई बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाए, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ बिना बार लगाए हुए भी। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, इसका जरा ट्रायंगल लॉ बनाते हैं। सर P वेक्टर तो ये रहा, Q वेक्टर को इसके हेड पे रख दो। अब बेटा R वेक्टर कैसा बनेगा? सर यहाँ से इनिशियल पॉइंट चलना चालू करा, यहाँ पहुँच गया, तो ये है डिस्प्लेसमेंट R वेक्टर। सिंपल। और बेटा P और Q के बीच का एंगल कहाँ बनेगा? सर उनके बाहर बनेगा। अच्छा अगली लाइन पढ़ो, ऑन रिवर्सिंग Q। सर ये रिवर्सिंग का मतलब क्या होता है? बेटा Q वेक्टर को ध्यान से देखो, Q वेक्टर ऐसे है, रिवर्स करने के बाद Q वेक्टर आ जाएगा नीचे, तो मैं Q वेक्टर को रिवर्स करके नीचे लेकर आ रहा हूँ। बेटा वेक्टर में डायरेक्शन चेंज करेंगे, रिवर्स करेंगे तो अब ये Q नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा -Q। Q तो ये रहा, -Q ये रहा। सर P वेक्टर तो ये रहा। सर एक काम करते हैं, ट्रायंगल और लगाते हैं। सर आपकी इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, और इनिशियल से फाइनल को जोड़ दिया तो ये बन जाएगा मेरा रिजल्टेंट। और रिवर्स करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसको हमने S बोल दिया है। सर क्या बोल दिया है? S बोल दिया है। तो भाई ट्रायंगल लॉ कैसे लिखोगे? P वेक्टर
प्लस, अरे सर पी वेक्टर प्लस, अरे ये क्या बात हुई बेटा, देखो जरा देखते चलो, प्लस इसको मैं माइनस क्यू वेक्टर लिख रहा हूँ, एक ही तो बात हुई, अरे प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये आएगा एस के बराबर। अभी भी मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ बेटा, चतुराई देखो, वेक्टर में ना माइनस नहीं करते हैं, वो प्लस ही होता है, बस उसके डायरेक्शन को पलट देते हैं। तो इसका फॉर्मूला तो अभी भी मेरे को आता है, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, लेकिन पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा, समझे, पी वेक्टर क्यू माइनस क्यू वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल ये बाहर में होगा, और मेरे बच्चे चीख चीख के कह रहे होंगे सर ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। अरे भाई ये रहा क्यू वेक्टर, ये रहा माइनस क्यू वेक्टर, बताओ 180 डिग्री बना कि नहीं बना, तो ये अगर थीटा है तो 180 में से माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना लिखोगे, कॉस 180 माइनस थीटा, और ये आ जाएगा इसके बराबर। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, मेरे बच्चों को पता है पहले से कि कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, इसको तो हमें याद रखना है मरते दम तक, नहीं तो जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं 13वीं क्लास तक। तो ये बन जाएगा बेटा अंडर रूट में पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। अब देखो भाई घबराना नहीं, मैंने यहाँ पर मॉडुलस का साइन लगाया, यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड को दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, सर मुझे एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, सवाल बोल रहा है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटा के आगे लिखने जा रहा हूँ, है ना। चलो जी, तो मुझे तो बस क्या करना है, आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, सॉरी आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और एस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। तो मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा इसके, सॉरी ये तो देखना पड़ेगा ना आगे से जाएगा, देखते हैं। तो ये और ये कैंसल आउट बेटा, पी स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, क्यू स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कॉमन करा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, हेंस ये मेरा आंसर है ना। तो इसके अंदर आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन नहीं करते हैं, एडिशन ही करते हैं, बस रिवर्स कर देते हैं। तो मैंने आपको सिखा दिया रिवर्स करना भी क्या होता है, हालांकि मैं इसको अलग से एक वीडियो के अंदर और बताऊंगा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों को यही समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अगला सवाल देखो जरा। अब हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये अच्छा सवाल है ना, स्टार बना देता हूँ इस पर। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडेड such that resultant is perpendicular to, देखें किस पर है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर पर है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 0.6 times of magnitude of B vector। पूछा क्या है हमसे, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन देम। बहुत पेशेंसली सवाल को सुनना बेटा, मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर डिस्कस भी कर रखा है, मैं इसको यहाँ पर आराम से डिटेल में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो काम की है वो ये है कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है ए के, बी के भी हो सकता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अगर कभी भी सिचुएशन ऐसी मिल जाए कि रिजल्टेंट ए के या बी के परपेंडिकुलर हो, तो आप एक बात याद रखना, उनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा आएगा। बस ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो अगर 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 ऑप्शन अगर 90 से छोटे वाले हैं, आप उनको पहले इग्नोर कर दो और आंसर 90 से बड़े। अब बढ़ते हैं 90 से बड़ा एंगल कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, मैं इस सवाल को 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, है ना। आप दोनों तरीकों को ध्यान दें। सवाल के अंदर बात करी गई है रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। इसका मतलब रिजल्टेंट मेक्स 90 डिग्री विद ए वेक्टर। कुछ याद आ रहा है? कुछ धुला धुला याद आ रहा है? रिजल्टेंट मेक्स अल्फा एंगल, यानी अल्फा दे दिया है मैंने, तो मुझे यहाँ पर tan अल्फा लिखना पड़ेगा। मेरे बच्चों, अल्फा किसके साथ बन रहा है? ए के साथ, तो a प्लस बी कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा b साइन थीटा। अब अल्फा की वैल्यू 90 है तो 90 पुट कर देता हूँ बेटा। tan 90 होता है इन्फिनिटी और इसके सामने मैंने एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 ही इन्फिनिटी होता है। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि a प्लस बी कॉस थीटा ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 0 के बराबर। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा बताओ भाई? ये आ जाएगा -a/b। ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया। सवाल के अंदर ए और बी में रिलेशन नहीं है, सवाल के अंदर रिजल्टेंट और बी के बीच में रिलेशन है। सर अगर यहाँ रिजल्टेंट और बी आता ना तो मज़ा आ जाता। ठीक है, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। सर अब रिजल्टेंट की बात कर रहा है तो रिजल्टेंट लिख देते हैं बेटा। आर बराबर, अच्छा मैं पहले से यहाँ पर स्क्वायर करता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। आप भी ऐसा करना, अगर कभी भी एंगल वगैरह निकालना हो ना तो आर स्क्वायर वाली फॉर्म में ही लिखना। चलो जी, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कितना है भाई आपका? -a/b। लेकिन सर निकालना तो थीटा में, चल बेटा रख देना, क्या दिक्कत है? -a/b। तो b ने b को मार दिया, -2a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है सर, अब पढ़ो। रिजल्टेंट 0.6 टाइम्स है b के, यानी जो रिजल्टेंट है 0.6 टाइम्स है किसके बेटा? b के। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो जी, 0.6 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 6 का स्क्वायर 36, तो 0.36। b स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को यहाँ लेकर आओ तो b स्क्वायर और वहाँ जाकर -0.6 b स्क्वायर। बेटा b स्क्वायर कॉमन कर दें, 1 में से 0.6 माइनस करोगे तो 0.64 आएगा और यहाँ पर a स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट लगा दो, दोनों तरफ रूट लगा दो, तो ये बन जाएगा a b और बेटा ये किसका स्क्वायर है? सर ये तो 0.8 का स्क्वायर है, यानी कि a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 8/10। 8/10 का मतलब 4/5। सर a/b से मैंने कौन सा तोप चला लिया? अरे भाई ध्यान से देखो, a/b को यहाँ पुट करते हैं तो cos थीटा बराबर माइनस कितना आया? 4/5। अब मेरे सारे बच्चों को पता है सर थीटा नेगेटिव है, इसका मतलब बेटा ये वैल्यू तो 90 से बड़ी आएगी। तो सर ने क्या सिखाया? आप इसको पहले पॉजिटिव मान लो, तो cos थीटा बराबर 4/5। बेटा 4 मतलब बेस और 5 मतलब हाइपोटेन्यूस, भूल गए ना? cos थीटा का मतलब b/h होता है। तो ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पर थीटा बेस कितना है? 4 और हाइपोटेन्यूस कितना है? 5, तो पक्का ये 3 आएगा। अरे भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब ये ट्रायंगल तो मरते दम तक याद रखना है कि अगर ये 3 होता है तो 3 के सामने हमेशा 37, ये याद रखना है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 37। तो क्या आंसर 37 है? ना ना, आंसर 37 नहीं है, आंसर होगा 180 माइनस 37। तो कितना आंसर आएगा? 3 और साथ में 3 गया 4, 143। समझ में आया?
सवाल लंबा खिंच गया, लेकिन हमें इसके अंदर सारे फॉर्मूले की रिवीजन हो गई, हमने एक ट्रायंगल भी पढ़ लिया, फॉर्मूला भी आ गया, रिजल्टेंट भी लिख दिया। लेकिन अगर कोई चाहता है कि किसी के एमसीक्यू में सवाल आ रहा है, तो वो चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं उसको एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, है ना, ये अपने रिपीटर बच्चों के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसका मेथड नंबर 2 ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखना। बाकी बच्चे भी देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपके स्कूल में अगर आएगा तो आपने अगर ये ना करके वो कर दिया तो कोई नंबर काट लेगा, ऐसा थोड़ी ना है। ये कोई इंग्लिश थोड़ी ना कि इसमें 10 लाइन लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, कंसेप्ट है। मेथड नंबर 2, बेटा जरा ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, और ये है सब रिजल्टेंट आर वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, सवाल कह रहा है कि रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है। बेटा ये किसी एंगल से दिख रहा है कि ये रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है? नहीं बेटा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे करना पड़ेगा, ताकि ए तो सेम रहेगा बेटा, इसको दोनों की मैंने गर्दन पकड़ी और घुमा के ऐसे कर दिया। और कब तक किया, जब तक रिजल्टेंट ए के क्या ना हो जाए, परपेंडिकुलर। और सर बी वेक्टर तो ये रहा। बेटा मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बीच का एंगल कहाँ बन रहा है? सर हेड टेल है, तो एंगल तो इनके बाहर बन रहा है। लेकिन मैं आपको ये वाला एंगल निकाल के दिखाऊंगा। अरे भाई ये आ जाएगा तो 180 में से माइनस करोगे तो ये भी आ जाएगा, तो ये एंगल को मैंने अल्फा मान लिया। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में साइड्स का मैग्नीट्यूड कितना है, बस आप मुझे ये बताओ। सर रिजल्टेंट जो है 0.6 टाइम्स बी है, तो रिजल्टेंट जो है 0.6 टाइम्स बी है, और ये ए है, और यहाँ पर एंगल अल्फा है। सर मुझे ना 90 डिग्री यहाँ दिख गया, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनियस, जिस एंगल को देखते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये बन गया बेस। बेटा P और H के बीच का रिलेशन है, तो P/H, ओहो साइन अल्फा, P/H। बेटा P बताओ कितना है, 0.6 टाइम्स B है। बेटा हाइपोटेनस कितना है, B है, इसने इसको मार दिया, 6/10 यानी कि 3/5। ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं फिर से बेटा। तो यानी कि मेरे पास एक ट्रायंगल बनाना है, और साइन का मतलब P/H, ये रहा अल्फा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर कितना 3, हाइपोटेनस कितना 5, 4। अब ये तो फिर से बन गया 37 वाला ट्रायंगल, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी है 37। क्या ये आंसर है? नहीं बेटा, ये 37 आया है। इन दोनों के बीच का एंगल तो यहाँ पर है, जो कि होगा 180 माइनस 37 यानी कि 143। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? मतलब हमने उसी इतने लंबे चौड़े सवाल को सिर्फ ट्रायंगल की समझ से निपटा दिया। तो अगर आपको ट्रायंगल बनाने आता है और ट्रायंगल लॉ लगाने आता है तो आप सवाल को बहुत जल्दी भी कर सकते हो, है ना। ये सवाल बहुत कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, है ना। कॉन्सेप्ट से किया हमने ट्रायंगल को समझा, ट्रायंगल लॉ लगाना सीखा, तो हमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी ने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने उसको ये केस बता रखा है कि आर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, वो तो डायरेक्ट कर लेता, मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिखवा रखे हैं। हाँ, एक नया तरीका आपको यहाँ मिल गया। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस बहुत हैं। अगली वीडियो में इसके और क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, है ना। मैं ये नहीं चाह रहा कि एक ही वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि देख देख के बोर हो जाए, है ना। छोटी वीडियोज़ रहेंगी तो लगा भी रहेगा। अगली वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ